ला 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 लाई 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 ला 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 लाई 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 ला 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 टन 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 ना 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 ना। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। हाँ सर, हम भी बढ़िया हैं सर। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया। मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया। आ लो पढ़ ले सावरिया। ला 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 लाई 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 ला 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 लाई 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 ला ला ला। ओ गोट तेरा लॉर्ड है दीवाना, ओ गोट तेरा लॉर्ड है दीवाना, टैक्स ऑफिसर को ये डाले दाना। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं भैया। लेक्चर नंबर, आज कौन सा लेक्चर नंबर है भाई? लेक्चर नंबर 04। हाँ, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, जो बच्चे कह रहे हैं आज हमारी फर्स्ट क्लास है, क्या हम ये क्लास अटेंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। आपको लेक्चर 1 से देखना है, ठीक है? जो भी आज पहली बार आए हैं और फ्यूचर में जो भी नए बच्चे आएंगे उनको भी। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। आइए, कुछ स्टूडेंट्स के एक दो डाउट्स थे, मैं वो कैटर कर लेता हूं, ठीक है? चलिए, ओके ओके सर। आइए इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला बच्चा कह रहा है कि सर आपने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया, आपने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया, लेकिन ना ही आपने उसके एमसीक्यू कराए हैं, ठीक है? एंड ना ही आपने उसके क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो जिन बच्चों को बेटा ये दिक्कत आ रही है कि गुरप्रीत सर ने चैप्टर 1 के एमसीक्यू, है ना, और चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं, चैप्टर 1 के एमसीक्यू और चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं, उनके लिए मेरे बच्चा है, उनके लिए मेरे बच्चा है कि आपके लिए बेटा ऑलरेडी आपने देखा नहीं होगा, मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, ठीक है? मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है बैच के अंदर, जिसमें दोनों कवर्ड है, ठीक है? जिसमें दोनों कवर्ड है, ओके? दूसरा सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा कि सर चैप्टर 2 का वीडियो कब आएगा, जिसमें एमसीक्यू एंड जिसमें क्वेश्चन आंसर कवर होंगे, वो कब आएगा? बेटा डालने को तो मैं अभी डाल दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे उस वीडियो को जाकर आज ही देख लेंगे और फिर बोलेंगे सर आपने इतनी सारी बातें तो पढ़ाई ही नहीं, इतनी सारी चीजें तो कराई नहीं। जैसे इस वाले वीडियो में बोल रहे हैं कि सर आपने लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन अभी तक नहीं पढ़ाया, इसमें क्वेश्चन आपने सॉल्व करा दिया। बेटा मैंने बोला है कि चैप्टर 3 में लिस्टेड। तो इस वीडियो को हम कब डालेंगे? इस वीडियो को हम डालेंगे जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा, जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन मैं शाम को डलवा दूंगा, उस दिन मैं इवनिंग में इसको डलवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। तीसरा चीज आपका क्वेश्चन आया है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन कब होगा? नेक्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस सेशन कब होगा? चैप्टर 2 का करा दीजिए ना, ओके? तो यहां पर मेरे बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन 2 हम ले लेते हैं। मैं आपको डेट बता देता हूं,
डिक्चिक 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 डिक्चिक, इसको रख लेते हैं नेक्स्ट सैटरडे 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे। ये एक्स्ट्रा सेशन रहेगा और ये रहेगा 9 PM टू 11 PM। मैंडेटरी नहीं है आपको देखना, आप चाहो तो लाइव आ सकते हो, चाहो तो आप इसे बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, चाहो तो आप इसे बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है, क्या ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए? सर बुक्स कब आएंगी? बेटा बुक्स आपकी आएंगी। क्या बाकी टीचर्स ने नहीं बताया? सर बताया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हर टीचर को जब डंडा करेंगे तभी तो पता चलेगा, अरे भाई बुक्स कब आएंगी। तो बेटा बुक्स मैं मान के चलता हूं। उन्होंने आपको कब बताया है? सर उन्होंने हमें बताया है फर्स्ट वीक, जो बाकी टीचर्स ने बताया है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में डिस्पैच होंगी, है ना, यही बताया आपको। अब मैं क्या करता हूं, आप मुझसे दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, दोबारा सेम मैं बोल देता हूं कि बुक्स आपकी 31 मार्च को आएंगी। अब इससे क्या होगा, इससे आप मुझे अब बार बार परेशान नहीं करोगे। ठीक है, इससे आप मुझे बार बार परेशान नहीं करोगे। 31 मार्च तक अब आप, हो सकता है आपकी बुक पहले आ जाए, लेकिन अब आप मुझे परेशान नहीं करोगे। ठीक है, तो बेटा आपकी बुक 31 मार्च को आएंगी, है ना। अब आप मुझसे कब पूछोगे? अगर 31 मार्च तक नहीं आई, अगर 31 मार्च तक नहीं आई तो दोबारा मुझसे पूछना। ठीक है, उसके बाद मुझे परेशान मत करना क्लास में। ठीक है, अब आप मुझे परेशान नहीं करोगे। हाँ, कनिष्का कह रही है गूगल ड्राइव पे हैंड रिटन नोट्स नहीं है। हाँ बेटा, मैंने डाले नहीं है बेटा, मैं डालूंगा भी नहीं बेटा। और बताओ, चलिए सर स्टार्ट करते हैं, अब सेशन को स्टार्ट किया जाए। यस सर, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। सर क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क का करा दीजिए बेटा। इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, इस वाली वीडियो में क्वेश्चन 3 डिस्कस है। ठीक है, होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो यहां पर डिस्कस किया हुआ है बेटा। अगर किसी को होमवर्क क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्वेश्चन 1 दिया था, क्वेश्चन 2 दिया था, क्वेश्चन 3 दिया था, उसका वीडियो बेटा ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। पहले टारगेट बता देता हूं आज का, टूडेज टारगेट, टूडेज टारगेट, आज का टारगेट आपको बता देता हूं। आज का टारगेट है बेटा, आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 किस चीज का था? चैरिटेबल कंपनी का, चैरिटेबल कंपनी का। सेक्शन नंबर 9 अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और थर्ड सेक्शन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलिए क्या मैं रिवीजन स्टार्ट कर सकता हूं? यस सर, आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स आपने ले लिए हैं। हां, कुछ बच्चों के हो सकता है अभी भी डाउट्स रह गए होंगे, कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में बेटा प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रमोटर कौन पर्सन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है, प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर मेंशन होता है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर मेंशन होता है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम एनुअल रिटर्न के अंदर एज प्रमोटर मेंशन होता है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल करता है, या तो डायरेक्ट कंट्रोल या तो इनडायरेक्ट कंट्रोल।
प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसकी एडवाइस, जिसकी डायरेक्शन, जिसके इंस्ट्रक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करते हैं। लेकिन प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर उस पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाता, प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर उस पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाता जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है। जैसे अटर्नी, अटर्नी कौन होता है? लीगल एडवाइजर होता है। अटर्नी कौन होता है? लीगल एडवाइजर को बोलते हैं, या जो आपका लीगल वर्क्स करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट या फंक्शनल एक्सपर्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा सेक्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर हम कंपनी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक कंपनी जो बनाई जाती है वो लॉफुल पर्पस के लिए बन सकती है, इलीगल पर्पस के लिए हम कंपनी नहीं बना सकते। अगर किसी पर्सन ने इलीगल पर्पस के लिए कंपनी बना दी, तो कल ही हमने सीखा था कि अगर कंपनी बन जाती है इलीगल पर्पस के लिए तो ऐसी कंपनी को हम वाइंड अप कर देते हैं। यहां पर अगर आप एक पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो तो मिनिमम 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो मिनिमम 2 लोग चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी खोलना चाहते हो तो मिनिमम और मैक्सिमम 1 पर्सन चाहिए होता है। ये क्यों चाहिए होते हैं? ताकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सके? सब्सक्राइब कर सके। आप चाहो तो कंपनी लिमिट वाइज, मेंबर की लिमिट वाइज, लिमिटेड बाय शेयर्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लिमिटेड बाय गारंटी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसी के बाद बेटा पॉइंट आता है 1 पर्सन कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी में सिर्फ 1 पर्सन ही मेंबर होता है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं? यस, 1 पर्सन कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट मेंबर एक ही होता है। ठीक है, इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज आता है जिसे हम बोलते हैं नॉमिनी क्लॉज। उसमें मेंशन होता है उस पर्सन का नाम कि अगर ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो गई या वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो नया पर्सन, ये जो नॉमिनी होता है, ये नया मेंबर बन जाता है उस 1 पर्सन कंपनी का। ठीक है, और यहां पर हमें नॉमिनी को बनाने के लिए उसकी प्रायर रिटन कंसेंट लेनी होती है। हमें विड्रॉ, क्या नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? एट एनी टाइम नॉमिनी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे इंफॉर्म करना पड़ेगा। किसको? सोल मेंबर को इंफॉर्म करना पड़ेगा और ओपीसी को इंफॉर्म करना पड़ेगा। क्या मेंबर अगर चाहे तो नॉमिनी को चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस। मेंबर अगर चाहे तो ओपीसी को चेंज कर सकता है बाय इंटीमेटिंग द कंपनी। वो 1 पर्सन कंपनी को इंटीमेट करेगा, और 1 पर्सन कंपनी किसको इंटीमेट करेगी? आरओसी को इंटीमेट करेगी। 1 पर्सन कंपनी के अंदर कौन मेंबर या नॉमिनी बन सकता है? इसकी क्या कंडीशंस है? सबसे पहली कंडीशन है आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन है आप रेसिडेंट हो या ना हो, रेसिडेंट इन इंडिया हो या ना हो, एंड वो पर्सन माइनॉर नहीं होना चाहिए। वो पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? माइनॉर नहीं होना चाहिए। क्या एक टाइम पर हम एक ओपीसी से ज्यादा के मेंबर बन सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या एक टाइम पर हम एक ओपीसी से ज्यादा के नॉमिनी बन सकते हैं? द आंसर इज नो। बट क्या एक टाइम पर हम एक ओपीसी के मेंबर और एक ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन अगर हम एक ओपीसी के मेंबर थे और एक ओपीसी के नॉमिनी थे, जिस ओपीसी के हम नॉमिनी थे, अगर उस ओपीसी के मेंबर की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? हम 2 ओपीसी में मेंबर बन जाएंगे। तो यहां पर लॉ हमें 180 डेज का टाइम देता है। 180 डेज में आपको जो करना है करो, लेकिन वापस से क्या कर लो? एक ओपीसी में अपनी मेंबरशिप होल्ड कर लेना। ठीक है, ओके। ओपीसी जो है वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन ओपीसी इजीली प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। एंड ओपीसी जो होती है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती है। ओपीसी जो है किसी और बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज यानी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 3A, दैट इज मेंबर सॉवरेनली लायबल इन सर्टेन केसेस। नॉर्मली बेटा पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। अगर कंपनी चल रही थी और किसी भी रीजन की वजह से मेंबर्स की लिमिट पब्लिक कंपनी में 7 से कम और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाती है, तो उस केस के अंदर 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर हमें लिमिट को वापस से रीच आउट करना होता है, वापस से मेट आउट करना होता है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखती है 6 महीने के बाद भी और लिमिट दोबारा टच नहीं कर पाती है, तो वो मेंबर्स जो इस बारे में अवेयर होते हैं, जो इसके लिए कॉग्निजेंट होते हैं, उनको हम क्या करेंगे?
उन मेंबर्स को क्या करेंगे हम, सवरली लायबल कर देंगे फॉर होल डेट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन ये पीरियड कौन सा होगा, 6 महीने जहां पर ओवर हुए थे, उसके बाद जो पीरियड होगा ना, उसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसके लिए वो लोग सवरली लायबल रहने वाले हैं, उसके लिए वो लोग सवरली लायबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 7। ये आपको बताता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ते हैं। नॉर्मली जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम आरओसी के पास कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करते हैं। कौन सी वेबसाइट पर, एमसीए की वेबसाइट पर। स्पाइस प्लस फॉर्म का नंबर क्या है, INC 32। हम फीस देते हैं, स्पाइस प्लस फॉर्म देते हैं, और स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ बेटा कई सारी चीजें जाती हैं। कुछ इंफॉर्मेशंस जाती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, और कुछ डिक्लेरेशंस जाती हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन जब हम आरओसी के साथ फाइल कर देते हैं तो आरओसी इन सभी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन को क्या करता है, अपने पास रजिस्टर कर लेता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज में हमारी कंपनी का नाम मेंशन कर देता है, और जब वो हमारी कंपनी का नाम मेंशन करेगा तो उस दिन हमें क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, जिसमें कंपनी का नाम मेंशन होगा, जिसमें कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मेंशन होगा, जो कि एक 21 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है, जो कि 21 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नंबर होता है, जो आरओसी ने हमें अलॉट किया होता है। उसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन होती है, और इनकम टैक्स में दिया गया पैन नंबर या टैन नंबर वो भी उसमें मेंशन होता है, वो भी उसमें मेंशन होता है। क्या ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लीगल है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन हमने आरओसी के साथ फाइल करे थे, उनकी एक कॉपी हमें कहां रखनी पड़ेगी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखनी पड़ेगी। कितने सालों तक संभाल के रखनी है, टिल दी डिसोल्यूशन, यानी जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है तब तक वो सभी डॉक्यूमेंट संभाल के कहां रखे जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखे जाएंगे। लेकिन जब कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी फिर उन्हें संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर पता चल जाता है कि आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे हो, कैसे इनकॉर्पोरेट करे हो, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर, फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर, सप्रेस करके मटेरियल इंफॉर्मेशन को, और यह बात कब पता चली, या तो यह बात आपको पता चलेगी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, या यह बात आपको पता चली होगी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले। अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले यह बात पता चली, अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही बात पता चल गई कि आपने अपनी डिटेल्स गलत दी हैं, तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 447 लग जाएगा उस पर्सन पे जिसने ये गलत डिक्लेरेशन दी थी या जिसने वो गलत इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन अगर हमें ये बात पता चलती है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, अगर हमें ये बात पता चलती है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर और वो पर्सन जिसने अपनी गलत डिक्लेरेशन दी थी, उन सभी को सेक्शन 447 के घेरे में लिया जाएगा। एंड क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, इस कंपनी का क्या करना है वो कौन डिसाइड करेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलटी या ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, दैट इज एनसीएलटी या ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। ट्राइब्यूनल के पास पावर है एज इट में डीम फिट, मतलब जो ऑर्डर उसको सही लगेगा ना वो ऑर्डर वो पास कर देगा। लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, वो मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है, वो मेंबर्स की, वो कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए भेज सकता है, वो आरओसी को बोल सकता है कि इस कंपनी का नाम तुमने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में लिखा है ना, फटाक से इसे क्या कर दो, वहां से रिमूव कर दो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से इसका नाम क्या कर दो, रिमूव कर दो। वो चाहे तो कंपनी की मैनेजमेंट को चेंज कर सकता है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करा सकता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करा सकता है। लेकिन ये ऑर्डर पास करने से पहले, ये ऑर्डर पास करने से पहले ट्राइब्यूनल दो चीजों का ध्यान रखता है। सबसे पहले वो मौका देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। किसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, कंपनी को। किसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और दूसरा वो ये देखेगा कि कंपनी की एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या हैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, कंपनी की एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज क्या है, उसके हिसाब से ट्राइब्यूनल ये डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा ऑर्डर कंपनी के अगेंस्ट पास करना चाहिए, पास करना चाहिए। क्या यहां तक ओके है? यस और नो? यस सर।
डन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम आज का सेशन, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर शुरू में रिवाइज मत कराया करो, टाइम वेस्ट हो जाता है। बेटा रिवीजन जरूरी है लॉ में, ठीक है, इसलिए कराते हैं। ओके चलिए आइए, सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल। पेज नंबर सारे बच्चे खोल लेंगे, सारे बच्चे पेज नंबर 2.22 ओपन कर लेंगे। सारे बच्चे पेज नंबर 2.22। अरे ये तो लकी नंबर लग रहा है। च्यू 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 च्यू। चलिए, तो यहां पर बोला गया है, देखो यहां पर आपको बताया गया है कि सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर क्या है। क्या हमें पता है कि सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर क्या है? हां हमें पता है, हमने सेक्शन 7 पढ़ रखा है, हमने सेक्शन 7 पढ़ रखा है ना, तो हमें पता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, कुछ चीजें, वो चीजें बस हमें पढ़नी है। वो डिफरेंट चीजें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेक्शन 8 कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस किससे मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। लाइसेंस मिलने के बाद आप एप्लीकेशन करोगे आरओसी को। आप क्या करोगे? एप्लीकेशन करोगे आरओसी को। क्यों करोगे? कि हमें रजिस्टर कर लो एज सेक्शन 8 कंपनी। हम नॉर्मली अगर सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, क्या सेक्शन 8 कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्पाइस प्लस फॉर्म लगेगा? यस। क्या सेक्शन 8 कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फीस भरनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। फीस कहां लिखी हुई है? एक्ट में लिखी हुई है या रूल्स में? बेटा फीस रूल्स में लिखी हुई है। सो अगर कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन चाहता है कि वो एक सेक्शन 8 कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए, क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में क्या मिलेगी आपको? लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी। तो वो एप्लीकेशन करेगा। किसको एप्लीकेशन करेगा? आरओसी को एप्लीकेशन करेगा। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन करेगा? अगेन स्पाइस प्लस फॉर्म में ही एप्लीकेशन होगी, यानी INC 32 में एप्लीकेशन होगी अलॉन्ग विद द फीस। नॉर्मल कंपनी में भी फीस भरेंगे, सेक्शन 8 कंपनी में भी हम क्या करेंगे? फीस भरनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर हमें वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो देने ही हैं, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें भी हमें देनी पड़ेंगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो सेक्शन 8 कंपनी के लिए अलग होते हैं। जैसे हमें देना पड़ेगा सेक्शन 8 कंपनी का MOA और सेक्शन 8 कंपनी का AOA। सर लेकिन सेक्शन 7 में भी तो हमने सीखा था कि हमें कंपनी का MOA और AOA देना पड़ता है, और यहां पर भी सेम लिखा है। तो फिर डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस ये है, वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि नॉर्मल कंपनी का जो MOA होता है वो हमने INC 33 फॉर्म पढ़ा होगा, और AOA होता है वो हमने INC 34 पढ़ा होगा। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का MOA का फॉर्मेट टोटली अलग है, AOA का फॉर्मेट टोटली अलग है। यहां पर सेक्शन 8 कंपनी का जो MOA का फॉर्मेट होगा वो INC 13 फॉर्म में जाएगा, और AOA का फॉर्मेट INC 31 में जाएगा। यानी वहां पर भी MOA और AOA फाइल होते हैं, यहां पर भी होते हैं, बट यहां पर उन्होंने बोला कि सेक्शन 8 कंपनी के MOA और AOA के जो फॉर्मेट्स होंगे वो आपके 33 34 वाले नहीं चलेंगे। ये डिफरेंस है। दूसरा, वहां पर जब हम नॉर्मल कंपनी खोलते हैं ना, तो हमें अपनी फ्यूचर की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं बताना पड़ता। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में देखो, हमें ये एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ती है, हमें एस्टीमेट देना पड़ता है। किस चीज का एस्टीमेट देना पड़ता है? फ्यूचर एनुअल इनकम का। फ्यूचर, जो फ्यूचर में इनकम होगी या जो फ्यूचर में एक्सपेंडिचर होगा। फ्यूचर में जो सेक्शन 8 कंपनी को इनकम आने वाली है, या फ्यूचर में जो सेक्शन 8 कंपनी खर्चा करने वाली है, कितने सालों का देना पड़ेगा? नेक्स्ट 3 इयर्स का देना पड़ेगा। ये आपका बनेगा MCQ। क्या बनेगा? कि कितने सालों का देना होता है सेक्शन 8 कंपनी को? 3 सालों के। यानी अगर मैं आज इनकॉर्पोरेट करा रहा हूं तो नेक्स्ट 3 साल में कितना इनकम या एक्सपेंडिचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअल नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है, बट हमें एक एस्टीमेट बनाकर देना है। साथ ही साथ हम मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? इनकम का सोर्स मेंशन करेंगे। इनकम कि भैया ये जो इनकम आप बता रहे हो कि 5 करोड़ आएंगे, 10 करोड़ आएंगे, ये कहां से आने वाले हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हो 50 करोड़ का खर्चा करोगे, इस
खर्चे को किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करने वाले हो, वो सारी चीजें मेंशन करके हम नेक्स्ट 3 इयर्स का P&L बनाकर दे देंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स का P&L बनाकर दे देंगे। ठीक है, सो ये एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 8 कंपनी के केस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एक और डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन थोड़ी सी सिमिलर है जो हमने एडवोकेट वाली पहले डिक्लेरेशन पढ़ी थी ना, कि आपने कंपनी को बनाने के लिए एक्ट को फॉलो किया है, आपने कंपनी को बनाने के लिए रूल्स को फॉलो किया है। ये डिक्लेरेशन उससे थोड़ी सिमिलर है, लेकिन यहां पर हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि हमने सेक्शन 8 के जितने भी प्रोविजंस थे वो हमने फॉलो करें, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी के लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 को फॉलो करा है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये डिक्लेरेशन एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देगा। कौन से फॉर्म में देगा, INC 14 में देगा। कौन से फॉर्म में देगा, INC 14 फॉर्म में देगा। एंड वो हर पर्सन जिसने एप्लीकेशन करी है, वो हर पर्सन मतलब ये बात कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, वो भी देंगे। वो कौन से फॉर्म में देंगे, INC 15 फॉर्म के अंदर देंगे, INC 15 फॉर्म के अंदर देंगे। इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या मेंशन होगा, इस डिक्लेरेशन के अंदर मेंशन होगा कि आपने कंपनी का जो MOA और AOA बनाया है वो सेक्शन 8 के हिसाब से बनाया है। मतलब आपने सेक्शन 8 के हिसाब से कंपनी के MOA और कंपनी के AOA को बनाया। मतलब क्या मैं AOA में, सेक्शन 8 कंपनी के AOA में यह बात लिख सकता हूं क्या कि कंपनी कैन पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। मैं ऐसा मेंशन नहीं कर सकता। तो इसी चीज का वो डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि आपने जो भी MOA और AOA बनाकर दिया है, जो भी MOA और AOA बनाकर दिया है वो फॉलो करता है सेक्शन 8 को, वो फॉलो करता है सेक्शन 8 को। एंड इस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए जो भी एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट थी, जो भी रूल्स के अंदर रिक्वायरमेंट थी, आपने उसे कंप्लाई किया है, आपने उसे कंप्लाई किया है। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए हमें नॉर्मल प्रोसीजर तो फॉलो करने ही है, नॉर्मल सब चीजें तो देंगे ही। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो सेक्शन 8 कंपनी के लिए एप्लीकेबल होती है, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ हमारा सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर एक नॉर्मल कंपनी, ध्यान से सुनना, अगर एक नॉर्मल कंपनी अपना MOA चेंज करना चाहती है, MOA चेंज का मतलब है अल्टर। अगर एक नॉर्मल कंपनी का मतलब यहां पर है जो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, यहां पर मैं नॉर्मल कंपनी का मतलब है जो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। अगर एक नॉर्मल कंपनी अपने MOA को चेंज करना चाहती है तो उसे फॉलो करना पड़ता है सेक्शन 13 फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना चाहती है यानी अल्टर करना चाहती है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 14, उसे सेक्शन नंबर 14 फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक हमने सेक्शन 13 में क्या लिखा है नहीं पढ़ा, सेक्शन 14 में क्या लिखा है नहीं पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस ये समझ लो कि अगर आप अपना MOA या AOA चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 13 में लिखी बातें और सेक्शन में 14 लिखी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन लॉ कहता है अगर आप सेक्शन 8 कंपनी का MOA चेंज करना चाहते हो, MOA चेंज करना चाहते हो या आप AOA चेंज करना चाहते हो तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्शन 13 तो फॉलो करना ही है, हमें लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल। पहले हम गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे और फिर फॉलो करेंगे सेक्शन 13 को, फिर फॉलो करेंगे सेक्शन 13 को। अगर हम AOA को चेंज करना चाहते हैं तो हमें पहले लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल और फिर फॉलो करेंगे हम सेक्शन नंबर 14 को। यानी सेक्शन 8 कंपनी को भी चेंज करने के लिए सेक्शन 13 और सेक्शन 14 फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट किसकी आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नॉर्मल कंपनी के केस में नहीं है। अब सुनना, हमने
पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कामों को क्या कर रही है, डेलीगेट कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां भी यही करा, अपने इस काम को, अप्रूवल देने के काम को कर दिया है डेलीगेट। किसको डेलीगेट कर दिया है, किसको डेलीगेट कर दिया है, मेमोरेंडम वाला काम रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दिया और आर्टिकल वाला काम आरओसी को डेलीगेट कर दिया। मतलब आज की तारीख में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में हम किसके पास जाते हैं, रीजनल डायरेक्टर के पास जाते हैं एमओए चेंज कराने, और आरओसी के पास जाते हैं अप्रूवल लेने, एओए चेंज कराने, क्योंकि यह काम पार्लियामेंट ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो वक्त की कमी है जिंदगी में, ये लो रीजनल डायरेक्टर तुम थोड़े खाली बैठे हो, ये लो आरओसी तुम भी थोड़े खाली बैठे हो, ये काम अब तुम करोगे। यानी सेक्शन 8 कंपनी का एमओए चेंज करने के लिए अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, अब हम एमओए चेंज करेंगे तो रीजनल डायरेक्टर के पास हमारी एप्लीकेशन जाएगी, और एओए चेंज करेंगे तो आरओसी के पास हमारी एप्लीकेशन जाएगी। एक्चुअली में हमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, रीजन इज क्योंकि हमें जाना नहीं है ना, हमें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब ऑनलाइन जैसे ही मैं सबमिट बटन दबाता हूं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है, रीजनल डायरेक्टर के पास जा रही है या आरओसी के पास जा रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन फाइल करनी है, बस काम वहां पे कोई और दे रहा है, इतना ही फर्क है। ठीक है, सो यही बात यहां पर लिखी है। आइए लेट मी रीड इट फ्रॉम द बुक फॉर यू। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, यानी कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको प्रायर परमिशन, परमिशन मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर वो अपना एमओए चेंज करना चाहती है। लेकिन ये पावर हमने रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दी, और अगर आप अपना आर्टिकल चेंज करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अप्रूवल देना होता है, लेकिन ये पावर हमने किसको दे दी, आरओसी को डेलीगेट कर दी, आरओसी को डेलीगेट कर दी है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या आता है, आपको क्वेश्चन में वो घुमाने की कोशिश करेगा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट आपको गूगली डालेगा, इंस्टीट्यूट ये लिखेगा, हो सकता है एमसीक्यू बना दे, कि सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स आर्टिकल, कैन नॉट चेंज इट्स आर्टिकल या कैन नॉट चेंज इट्स एमओए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या सेक्शन 8 कंपनी अपना एमओए और एओए चेंज नहीं कर सकती? ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, चेंज कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी भी अपने एमओए और एओए में चेंजेस, बदलाव ला सकती है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन डली हुई है कि तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना होगा, तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना होगा। तो अगर वो कहे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट, कि सेक्शन 8 कंपनी चेंज कर ही नहीं सकती। अरे भाई कर सकती है, हमने पढ़ा है सेक्शन 8 में लिखा है कि कर सकती है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है, क्या आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अदर टाइप की कंपनी में, अदर टाइप ऑफ कंपनी में। मतलब एक नॉर्मल कंपनी में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? जब मैंने बनाई थी तब मैंने सेक्शन 8 कंपनी बनाई थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं यार जिंदगी में बहुत चैरिटी हो गई, अब और चैरिटी नहीं करनी है, इसको अब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं अदर टाइप ऑफ कंपनी में। सो द आंसर इज यस, आप चाहो तो सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो, अदर टाइप ऑफ कंपनी में भी अलाउड है, आप कर सकते हो। इसका प्रोसीजर लेकिन सिंपल नहीं है, इसका प्रोसीजर बहुत डिटेल्ड है, इसका प्रोसीजर बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर इसमें है। मतलब सेक्शन 8 कंपनी को अगर आप प्राइवेट कंपनी में, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में, नॉर्मल पब्लिक कंपनी में, जिसमें वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती हो, जिसमें वो बिजनेस कर सकती हो, जिसमें वो प्रॉफिट अर्न कर सकती हो, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक डिटेल्ड प्रोसीजर है। अगर हम इसको यहां से पहले पढ़ेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप सीधा मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। रीजन इज, इन्होंने स्टेप 4 को पहले लिख दिया, स्टेप 1 को बाद में लिख दिया, तो आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे कि कौन सा स्टेप पहले है और कौन सा स्टेप बाद में है। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाने वाला हूं, एक छोटा सा चार्ट दिखाने वाला हूं। मैंने लास्ट बैच में बनाया था वो चार्ट, इससे आपको इजीली ट्रांजैक्शन का फ्लो समझ आ जाएगा। अगर आपको ट्रांजैक्शन का फ्लो एक बार समझ आ गया तो फिर मॉड्यूल में पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको पिछले बैच का जो हमने चार्ट बनाया था देखना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझना जो भी मैं बता रहा हूं।
अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपनी कंपनी को, तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को एक रिटर्न नोटिस भेजेगी। क्या भेजेगी? सेक्शन 8 कंपनी अपने सभी मेंबर्स को एक रिटर्न नोटिस भेजेगी। किस चीज का रिटर्न नोटिस भेजेगी? जनरल मीटिंग के लिए, कि हम जनरल मीटिंग बुला रहे हैं, सारे मेंबर्स आ जाओ। सारे मेंबर्स को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि हमें यहां पर पास करवाना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। हमें यहां पर क्या पास कराना पड़ेगा? मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। क्यों पास कराना पड़ेगा? ताकि हम एप्लीकेशन फाइल कर सके अथॉरिटी के साथ, ताकि हम एप्लीकेशन फाइल कर सके अथॉरिटी के साथ। मेंबर्स आएंगे, जिस दिन जनरल मीटिंग होगी, जिस दिन जनरल मीटिंग होगी, हम क्या करेंगे? वहां पर उस मीटिंग के अंदर मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे। अब ये मत पूछना स्पेशल रेजोल्यूशन कौन होता है, अगर तुम डायरेक्ट चैप्टर 2 में आए हो तो चले जाओ चैप्टर 1 में, ठीक है। एसआर मैं वहां पर बता चुका हूं, एसआर क्या होता है। एसआर पास हो गया, एसआर पास हो गया, उसके बाद हम नोटिस भेजेंगे। किसको नोटिस भेजेंगे? स्पेसिफाइड पर्संस को। किसको नोटिस भेजेंगे? कुछ गिने चुने लोगों को। सर ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? अभी लिस्ट पढ़ेंगे, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजेंगे, है ना, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भेजेंगे। इन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। सर इन लोगों को नोटिस क्यों भेजा जाएगा? ताकि अगर इन लोगों को इस कन्वर्जन से कोई प्रॉब्लम है तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। ये अपना रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम फाइल करेंगे सेक्शन 8 कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, नोटिस चले गए, जिसे भेजना था स्पेसिफाइड पर्संस को, चले गए। अब हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऑनलाइन। किसके पास फाइल करेंगे? रीजनल डायरेक्टर के पास। किसके पास फाइल करेंगे? रीजनल डायरेक्टर के पास हमारी एप्लीकेशन जाएगी। किस चीज की एप्लीकेशन है? कि कंपनी कन्वर्ट होगी या कंपनी कन्वर्ट नहीं होगी। यानी रीजनल डायरेक्टर के पास यह पावर है कि वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो हम अप्रूवल के लिए, फॉर अप्रूवल इसके लिए भेजेंगे रीजनल डायरेक्टर के पास, ठीक है। और सेम चीज, सेम एप्लीकेशन हम आरओसी के पास भी भेजते हैं। सेम एप्लीकेशन हम आरओसी के पास भी भेजेंगे। लेकिन आरओसी के पास क्यों भेजेंगे? अप्रूवल के लिए नहीं, आरओसी के पास बस इंटीमेशन के लिए भेजा जाएगा। रीजनल डायरेक्टर के पास भेजा गया है अप्रूवल के लिए, आरओसी के पास भेजा गया है बस उसे इंफॉर्म करने के लिए। देयर इज अ डिफरेंस। सेम एप्लीकेशन दो लोगों के पास गई है, सेम एप्लीकेशन, एक के पास अप्रूवल के लिए गई है और एक के पास बस इंफॉर्मेशन के लिए गई है। एक के पास बस इंफॉर्मेशन के लिए गई है, ठीक है। अब जैसे ही हम एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, जैसे ही हम एप्लीकेशन फाइल कर चुके होंगे, एप्लीकेशन जिस दिन हमने फाइल करी उसके एक हफ्ते के अंदर, कितने दिन के अंदर? विद इन अ वीक हमें सेम चीज का एक नोटिस छपवाना पड़ेगा न्यूज़पेपर के अंदर। कहां छपवाना पड़ेगा? न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस छपवाना पड़ेगा। दो न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवाएंगे सेम नोटिस कि हमारी कंपनी कन्वर्ट होने जा रही है, और एक छपवाएंगे वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर, वर्नैक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। वर्नैक्युलर का मतलब है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया की लोकल लैंग्वेज, उस एरिया की लोकल लैंग्वेज। जैसे महाराष्ट्र में अगर आपकी कंपनी का ऑफिस है तो यहां के लिए हम एक नोटिस इंग्लिश में छपवाएंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और एक नोटिस हम मराठी न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, एक नोटिस हम मराठी न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो नोटिस हमने छपवा दिया, ये नोटिस की एक कॉपी, यानी दोनों न्यूज़पेपर की एक एक कॉपी हम रीजनल डायरेक्टर को भी सबमिट करेंगे, रीजनल डायरेक्टर को भी सबमिट करेंगे। और अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो सेम नोटिस हम कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे, वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? रीजनल डायरेक्टर हमारी एप्लीकेशन को चेक करेगा, रीजंस देखेगा कि जो रीजन हम दे रहे हैं क्या वो एक जेन्युइन रीजन है या नहीं है। अब या तो वो हमारी एप्लीकेशन को क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा, या तो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा।
अगर वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करने से पहले उसे हमें देनी पड़ेगी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भैया हमें तो मौका दो, आप हमारी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई है, कंपनी को एक मौका तो दो अपनी बात बोलने का। तो रिजेक्शन से पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है। अगर वो अप्रूव कर देगा, अगर वो क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा, तो दोबारा से एक और जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। ओ माय गॉड, एक और जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। और जनरल मीटिंग किसकी होती है? हमेशा मेंबर्स की बुलाई जाती है। जनरल मीटिंग हमेशा किसकी बुलाई जाती है? मेंबर्स की बुलाई जाती है। मेंबर्स की जनरल मीटिंग अब क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि अब हमारे पास अप्रूवल आ चुका है। अप्रूवल आने के बाद अब हमें अपने एमओए और एओए को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे जो पुराने एमओए और पुराने एओए है वो किसके हिसाब से बने हुए हैं? सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से बने हुए हैं। बट अब तो हमारी कंपनी कन्वर्ट हो रही है दूसरे टाइप की कंपनी में, तो अब हमें एमओए और एओए किसके हिसाब से चाहिए होगा? नई टाइप की कंपनी के हिसाब से चाहिए होगा। इसीलिए हम जनरल मीटिंग बुलाकर अप्रूवल लेकर एमओए और एओए को चेंज करेंगे। फिर हम आरओसी के पास दोबारा जाएंगे, अपना अल्टर्ड एमओए, अल्टर्ड एओए, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आरओसी को देंगे। आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में हमारे आगे से सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस हटाकर हमें कौन से स्टेटस पर ले आएगी? जिस कंपनी का स्टेटस हमने मांगा था उस कंपनी के स्टेटस पे आ जाएगा और आरओसी हमें इशू करेगी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये आपका डिटेल्ड प्रोसीजर है बेटा, ये आपका डिटेल्ड प्रोसीजर है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी को दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने कंपनी को दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यह भी मॉड्यूल से नहीं पढ़ा, बट आई होप आपको फ्लो समझ आ गया होगा। क्योंकि जब मैं मॉड्यूल से पढ़ूंगा ना तो थोड़ा फ्लो ऊपर नीचे है, थोड़ा फ्लो ऊपर नीचे, बट इससे आपको एक बेसिक फ्लो पता चल गया होगा। क्या ओके है? जल्दी बता दीजिए। सर नोटिस को न्यूज़पेपर में पब्लिश क्यों करते हैं? ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। लोगों, अगर कोई कंसर्न्ड पर्सन है और उसको पता होना चाहिए लेकिन उसे ये बात नहीं पता, तो उस तक ये बात पता चल जाती है। इसीलिए न्यूज़पेपर में डाला जाता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम दिखे, अरे ये कंपनी कन्वर्ट हो रही है, तो आप रीजनल डायरेक्टर के पास चले जाओगे ना कि ये कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, पब्लिक को इंफॉर्म करने के लिए। चलिए, विपिन कह रहा है आज आपने अपना टारगेट ही नहीं बताया। हां बेटा, होता है ऐसा जीवन में, होता है बेटा, ऐसा जीवन में हो जाता है। चलिए, कंपनी के कैपिटल का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटा। क्या होना चाहिए कंपनी के कैपिटल का? कन्वर्ट हो रही है ना कंपनी। चलिए आइए आगे चलते हैं। आइए, हाँ, पेज नंबर 2.23 सारे बच्चे ओपन कर लीजिए, रीड करते हैं। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 8। अगर आपकी कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी है तो वो खुद को कन्वर्ट कर सकती है। किसमें कन्वर्ट कर सकती है? कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड, वो कंपनी कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे फॉलो करना पड़ेगा रूल 21 एंड रूल 22। मतलब ये जो प्रोसीजर दिया हुआ है ये कहां दिया हुआ है? रूल 21 एंड रूल 22 में जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया है वहां पर दिया हुआ है। ओके सर, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले, अबे ये क्या हो गया? हाँ, कंपनी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएगी। किसका स्पेशल रेजोल्यूशन? मेंबर्स का। कहां पर पास कराएगी? जनरल मीटिंग में। क्यों पास करवा रही है? ताकि भैया अगर मेंबर्स ही कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो कंपनी कन्वर्ट कैसे होगी? इसीलिए उनका अप्रूवल पहले लिया जा रहा है। तो मेंबर्स अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे कन्वर्जन के लिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए क्या पहले हमें जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी या नहीं बुलानी पड़ेगी? बिल्कुल बुलानी पड़ेगी, क्योंकि जनरल मीटिंग बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोटिस भेजना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी?
नोटिस भेजेगी जनरल मीटिंग का। किसको भेजेगी? कंपनी के सारे मेंबर्स को कि भैया इस तारीख को मीटिंग है, आ जाना। बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होने वाला है कंपनी के कन्वर्जन का। और उस नोटिस के साथ अटैच करेगी एक एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट। सर एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट क्या होती है? एक्सप्लानेटरी नाम से ही पता चल गया, जो ये एक्सप्लेन करेगी कि कंपनी कन्वर्जन क्यों करना चाहती है। बिकॉज मानो 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 सेक्शन 8 कंपनी ने अपने सभी मेंबर्स को नोटिस भेजा। क्या नोटिस भेजा? कि हम आपको जनरल मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, जहां पर हम आपसे एसआर पास करवाना चाहते हैं। किस चीज का? कन्वर्जन का। किसके कन्वर्जन का? ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू द अदर कंपनी। अब मेंबर को फेवर में वोट देना है या अगेंस्ट में वोट देना है, यह मेंबर कैसे डिसाइड करेगा? तो यह डिसाइड करने के लिए कंपनी क्या बताएगी? उसमें डिटेल्ड रीजन बताएगी। क्या बताएगी? डिटेल्ड रीजन बताएगी कि कंपनी खुद को दूसरी टाइप की कंपनी में क्यों कन्वर्ट कर रही है। इससे मेंबर को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इससे मेंबर को क्या मिल जाएगा? एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि भैया अच्छा कंपनी इसलिए करना चाहती है। अब वो ये डिसीजन बना पाएगा कि मैं जब जाऊंगा मीटिंग में तो मैं फेवर में वोट डालूं या अगेंस्ट में वोट डालूं, फेवर में वोट डालूं या अगेंस्ट में वोट डालूं। ठीक है, तो ये चीज का हमें बताना पड़ेगा। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ जनरल मीटिंग का उसमें सेट आउट यानी मेंशन करना पड़ेगा। क्या? डिटेल्ड रीजन ऑफ दैट कन्वर्जन। डिटेल्ड रीजन ऑफ दैट कन्वर्जन कि आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। फिर कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी। किसके साथ एप्लीकेशन फाइल करेगी? रीजनल डायरेक्टर के साथ फाइल करेगी। कौन से फॉर्म में फाइल करेगी? INC 18 में। कौन से फॉर्म में फाइल करेगी? INC 18 में हम रीजनल डायरेक्टर को क्या देंगे? एप्लीकेशन फाइल करेंगे। क्या हमें फीस भी देनी पड़ेगी? बेटा किसी के पास भी जाओगे, कंपनी चाहे ROC के साथ जाए, पास जाए, रीजनल डायरेक्टर के पास, जिसके पास जाए वो कंपनी से पैसा ले लेते हैं। तो यहां पर देखो अलोंग विद द फीस, एप्लीकेशन और पैसा दोनों जाएगा। एप्लीकेशन और दोनों पैसा जाएगा। उस एप्लीकेशन के साथ आप अटैच कर देना। उस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना। क्या अटैच कर देना? एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच कर देना। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच कर देना। दूसरा नोटिस की कॉपी। दूसरा जो नोटिस आपने मेंबर्स को भेजा था ना जनरल मीटिंग का, उसकी कॉपी अटैच कर देना। और जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी थी उसकी कॉपी अटैच कर देना। यानी एप्लीकेशन के साथ SR की कॉपी गई, नोटिस की कॉपी गई और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कॉपी गई। इतना ही नहीं, उसके साथ एक और चीज अटैच होगी। क्या अटैच होगी? प्रूफ। किस चीज का प्रूफ? कि आपने नोटिस भेजा था। किसको नोटिस भेजा था? स्पेसिफाइड पर्संस को। आपने स्पेसिफाइड पर्संस को सच में नोटिस भेजा है। इस चीज का क्या प्रूफ है? तो उसका प्रूफ भी आपको अटैच। मान लो आपने किसी पोस्ट से भेजा था, तो पोस्ट वाले ने आपको क्या दी होगी? वो देते हैं ना, पोस्ट वाले रिसीट देते हैं कि हां अगर आपने खुद जाकर उनके पास डिलीवर किया था तो आप वहां से लेकर आते हो हैंड डिलीवरी की पोस्ट। तो आप क्या करते हो? नॉर्मली मान लो मैं इनकम टैक्स ऑफिस गया डिलीवरी देने, तो डिलीवरी में जब मैं हैंड डिलीवरी करता हूं तो 2 कॉपी लेकर जाता हूं। एक कॉपी पे मैं उनका स्टैंप लेकर आता हूं रिसीव्ड, तो मेरे पास प्रूफ आ जाता है कि हां मैंने उनके ऑफिस जाकर ये चीज डिलीवर करी है, ये चीज डिलीवर करी है। ये प्रूफ हमें एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। बट हमें ये नोटिस किस किस को भेजना है? स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन है? लॉ ने कहा 1 2 3 4 5 5 लोगों को आपको यह नोटिस भेजना होगा। अच्छा, यह नोटिस रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन से पहले भेजना है या एप्लीकेशन के बाद भेजना है? यह क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने दिमाग लगाया, अगर मुझे एप्लीकेशन के साथ प्रूफ अटैच करना है, मतलब मुझे इन्हें पहले ही नोटिस भेजना होगा, क्योंकि प्रूफ तो मैं तभी अटैच कर पाऊंगा एप्लीकेशन के साथ जब मैंने इन लोगों को नोटिस भेजा होगा। अगर मैंने इन लोगों को नोटिस भेजा ही नहीं तो प्रूफ क्या कद्दू अटैच करूंगा, है ना?
तो ये स्पेसिफाइड पर्सन में आप भेजेंगे इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर को। किसको भेजोगे? इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर को भेजोगे और इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजोगे। यानी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के दो लोगों को नोटिस जाएगा इस कन्वर्जन का। एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगा और एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएगा। कौन से इनकम टैक्स ऑफिसर और कौन से चीफ कमिश्नर के पास? जो कंपनी के ऊपर जुरिस्डिक्शन रखते हैं, मतलब जो कंपनी जिसके अंडर आती है उस पर्सन के पास जाएगा। तीसरा आप भेजोगे बेटा चैरिटी कमिश्नर के पास। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। हर स्टेट में एक चैरिटी कमिश्नर होता है। हर स्टेट में क्या होता है? चैरिटी कमिश्नर होता है। जितने भी चाहे चैरिटेबल कंपनीज बनी हो, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट बने हो, उनको डोनेशंस कहां से आ रहा है, कब आ रहा है, उसका सभी रिकॉर्ड किसके पास रहता है? इस चैरिटी कमिश्नर के पास रहता है। तो अगर अब आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपको चैरिटी कमिश्नर को तो बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपको चैरिटी कमिश्नर को बताना पड़ेगा। उसके बाद उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होगा, उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होगा, मान लीजिए अगर यह कंपनी महाराष्ट्र की है, यह कंपनी अगर महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को बताना पड़ेगा। सर चीफ सेक्रेटरी कौन होता है बेटा? स्टेट का चीफ सेक्रेटरी वो होता है जो स्टेट के मिनिस्टर को एडवाइस करता है। जो स्टेट के मिनिस्टर को क्या करता है? मिनिस्टर को भी और गवर्नर को भी एडवाइस करता है, वो होता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसे भी ये भेजा जाएगा। सारे बच्चे एक बारी गूगल करके बताएंगे मुझे कि महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी, करंटली महाराष्ट्र स्टेट का चीफ सेक्रेटरी कौन है? एक बारी चेक करके बता दो, मेरी थोड़ी जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगी। एक बारी बता दो। मुझे ही करना पड़ेगा क्या गूगल? चला लो यार थोड़ा बहुत। सर हम नहीं कर पा रहे हैं सर, आप ही। सर नोटिस में क्या लिखा होगा बेटा? नोटिस में यही लिखा होगा कि सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट होने जा रही है नॉर्मल कंपनी में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रीजनल डायरेक्टर के पास जा सकते हैं। मुझे ही सर्च करना पड़ेगा। 3-3 नाम बता रहे हैं बच्चे, 3-3 नाम बता रहे हैं। लेटेस्ट जो चीफ सेक्रेटरी है डॉक्टर नितिन करीर जी, डॉक्टर नितिन करीर जी अभी लेटेस्ट में ही बने हैं। 1 जनवरी 2024 को चेंज हुए हैं। 1 जनवरी 2024 को ये चेंज हुए हैं। क्या नाम है? डॉक्टर नितिन करीर। यानी अगर हमारी कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी थी, ठीक है, अगर हमारी कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी थी, महाराष्ट्र की कंपनी, तो उस केस में मेरे बच्चा हम डॉक्टर नितिन करीर जी को, ये और नितिन देख रहे हो आजकल नितिन बहुत फेमस हो रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर नितिन करीर जी जो हैं उनको हम ये भेजेंगे। ओके, उनको हम ये भेजेंगे, ठीक है, ओके सर। एंड उनके नोटिस में क्या लिखा होगा? उनके नोटिस में ये लिखा होगा कि हम अपनी कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको इस कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम या कोई प्रेजेंटेशन, कुछ भी ऑब्जेक्शन रेज करना है, ठीक है, तो 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर आप रीजनल डायरेक्टर के पास अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया कि सर इनकम टैक्स ऑफिसर को या हम इनकम टैक्स वालों को क्यों बता रहे हैं कंपनी कन्वर्ट हो रही है? द रीजन इज, भाई सेक्शन 8 कंपनी को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ हो सकता है स्पेशल बेनिफिट्स मिले हो, यस और नो, वो तो हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के पता चलेगा। बट अगर सेक्शन 8 कंपनी को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिले होंगे
तो उस केस में क्या होगा, इन्हें अगर पता ही नहीं होगा तो ये स्पेशल बेनिफिट्स को कंटिन्यू करते जाएंगे नॉर्मल कंपनी के लिए भी। लेकिन अगर इन्हें पता चल जाएगा तो फिर ये ले सकते हैं कि नहीं यार, हमने तो इस कंपनी को स्पेशल बेनिफिट्स दिए थे 10 साल के लिए, इसने बोला था कि ये 10 साल तक यही काम करेगी, अब ये कन्वर्ट हो रही है, इसका बेनिफिट वापस छीनना है, इसका बेनिफिट वापस छीनना है। तो इसीलिए हम उन्हें बताते हैं। ठीक है, चलिए ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट जिसे हमें बताना है, लास्ट जिसे हमें बताना है दैट इज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसे भी हमें बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नितिन सर ने क्या खोला था, नितिन सर ने, आपको याद होगा, नितिन सर और जसमीत सर ने एक स्कूल खोला था। क्या खोला था? एक स्कूल खोला था। और मान लो उन्होंने अपना स्कूल सीबीएसई के पास रजिस्टर्ड कराया था। किसके पास रजिस्टर्ड कराया था? सीबीएसई के पास रजिस्टर्ड कराया था। तो कल को अगर वो अपनी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ये बात सीबीएसई को भी बताएंगे कि हम अपनी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, हम अपनी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इफ एनी ऑफ दीज अथॉरिटी, यानी ऊपर के लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम रीजनल डायरेक्टर को बता सकते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम किसको बता सकते हैं? रीजनल डायरेक्टर को बता सकते हैं। कितने दिन के अंदर बताएंगे रीजनल डायरेक्टर को? 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रीजनल डायरेक्टर को बता सकते हैं। तो अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रॉब्लम है कि इस कंपनी ने 2 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, तो वो बताएंगे यार ये कंपनी तो बेकार कंपनी है, अपने कंप्लायंसेस पूरे नहीं करती है, रीजनल डायरेक्टर को बता सकते हैं। ये कंपनी को हमने बेनिफिट दिया था इस कंडीशन पर कि ये 5 साल तक सेक्शन 8 कंपनी रहेगी, अब ये 3 साल बाद ही कन्वर्ट हो रही है, रीजनल डायरेक्टर प्लीज इसे कन्वर्जन मत करने दो, इसे कन्वर्जन मत करने दो। ठीक है, ठीक है। तो ये 60 डेज का टाइम किसने दिया है? ये लॉ ने दिया है बेटा, लॉ ने ये 60 डेज का टाइम दिया है। चलिए ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो एप्लीकेशन, ये जो आपने एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को फाइल करी थी, इस एप्लीकेशन की एक कॉपी विद एनेक्जर्स, एनेक्जर्स के सारे नीचे लिख लेंगे अटैचमेंट, एप्लीकेशन के साथ जितने भी अटैचमेंट थे वो आपको आरओसी के साथ भी फाइल करने हैं। और ये हम कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे? नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बट ये हम GNL2 फॉर्म में करते हैं। GNL का मतलब होता है जनरल, ये जनरल फॉर्म है, तो GNL2 में हम आरओसी को फाइल करेंगे, बट ये फॉर्म हमारे सिलेबस का यहां पर पार्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद कंपनी जैसे ही एप्लीकेशन फाइल कर देगी रीजनल डायरेक्टर को, कंपनी जिस दिन रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन फाइल करेगी उसके 1 वीक के अंदर, कितने वीक के अंदर? 1 वीक के अंदर, विद इन अ वीक वो नोटिस पब्लिश करेगी। किसके खर्चे पर? अपने खर्चे पर नोटिस पब्लिश करेगी। कहां पर पब्लिश करेगी? कहां पर पब्लिश करेगी? कम से कम एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में और कम से कम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा। एंड इन दोनों को छापने के बाद हम इमीडिएटली, फॉरविथ का मतलब होता है इमीडिएटली, हम किसको दे देंगे? रीजनल डायरेक्टर को दे देंगे। इमीडिएटली मेरे बच्चा रीजनल डायरेक्टर को दे देंगे। और ये जो नोटिस होता है जो न्यूज़पेपर में छपता है, ये कौन से फॉर्म में छपता है? इसका फॉर्म है बेटा INC-19। INC-19 फॉर्म के अंदर जो भी फॉर्मेट दिया हुआ उसमें हम डिटेल्स भरते हैं और न्यूज़पेपर वालों को पैसा देकर छपवा डालते हैं, न्यूज़पेपर वालों को पैसा देकर छपवा डालते हैं। न्यूज़पेपर में तो छापना ही छापना है, साथ ही साथ हमें अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो कंपनी की वेबसाइट पर भी, ठीक है, ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, हमें वहां पर भी ये सेम नोटिस अपलोड करना होता है, वहां पर भी हमें सेम नोटिस अपलोड करना होता है। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक, उसके बाद हम इस प्रोसीजर को आगे लेकर चलेंगे।
आयुष कह रहा है सर मेरे ऊपर से जा रहा है। बेटा देखो, मान लो तुम नीचे बैठे हो और कंसेप्ट तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें बस खड़ा हो जाना है, फिर ऊपर से नहीं जाएगा ना, फिर यहां से जाएगा। देखो यहां से, तो अगर ऊपर से जा रहा है तो खड़ा हो जा, यहां से जाएगा। आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका देना, कि वो लोग पहले कंपनी को मौका देंगे। माधव बेटा आज अपलोड कर दूंगा बेटा। कार्तिक इतना सब कैसे याद रखेंगे? बेटा यही तो चैलेंज है बेटा जीवन में। अगर ये चैलेंज नहीं होता तो सब लोग आज की तारीख में इंटर पास नहीं कर जाते फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना? सब लोग पास कर जाते इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर इतना सब याद नहीं करना होता तो सब लोग पास कर जाते। सब लोग पास क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते कि वो इतना सब लर्न कर पाए। यस अहमद। अनिकेत कह रहे हैं सर मॉड्यूल से मत पढ़ाया करो, सिर्फ चार्ट से पढ़ा दो, हम सारे हमें समझ आ जाएगा। क्या आप लोग एग्री करते हो? क्या आप लोग अनिकेत से एग्री करते हैं? क्या आप लोग एग्री करते हैं? वो कह रहे हैं सर सिर्फ चार्ट वार्ट से पढ़ाओ, क्या रखा है इन सब चीजों में? बेटा यही तो दिक्कत है बेटा, मॉड्यूल पढ़ना आसान नहीं है। इशू यही है बेटा कि आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, उसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, उसे पढ़ना आसान नहीं है, और इसीलिए हमें टाइम लगता है, इसीलिए हमें टाइम लगता है। बट इंस्टीट्यूट ये चाहता है, ठीक है, कि हम एटलीस्ट एक बार तो उसे पढ़े हों। यस बेटा, चैप्टर 1 की एनोटेड पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा बेटा, चैप्टर 1 की एनोटेड पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक और चीज मैं कंफर्म कर देता हूं। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि गुरप्रीत सर एक स्लो टीचर है और स्लो पढ़ाते हैं, मैं एग्री करता हूं, कोई डाउट नहीं है, इस बात पे मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं, ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं? एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, एक टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, और एक लॉ का सब्जेक्ट है। आपका सिलेबस जो सबसे पहले ओवर होगा, सबसे पहले ओवर होगा, वो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का सिलेबस कवर होगा, सबसे पहले जो सिलेबस खत्म होने वाला है। और जब तक आपका अकाउंट्स और टैक्सेशन का सिलेबस ओवर होगा ना, तब तक आप लॉ का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे। चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो, आपका एक रिवीजन लॉ का कंप्लीट हो चुका होगा। सर रिवीजन कहां से करेंगे? कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, वन शॉट आने वाले हैं मई 24 के। चैप्टर 1 का वन शॉट अभी आया नहीं है, जैसे ही चैप्टर 1 का वन शॉट आएगा हैंड रिटन नोट्स का, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, और एकदम स्मूथ फ्लो में कराया होगा। ठीक है, तो सिलेबस भी टाइम पर कवर होगा, उसकी चिंता मत करना, रिवीजन भी होगा। और अभी वन शॉट आए नहीं है अभी, क्योंकि आपने चैप्टर 1 कर लिया, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, बट आप वहां से रिवाइज कर पाओगे। पीयूष कुमार, डायरेक्टेड बाय सीजी का मतलब होता है ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन देना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है। चलिए सर, ओके, आज मुन्नी ब्रेक लंबा हो गया है। ठीक है, क्या फॉर्म नंबर याद करना पड़ेगा? बेटा फॉर्म नंबर देखो एमसीक्यू में आ सकते हैं, एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, फॉर्म नंबर की मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो रिस्क ही है, बस वैसा ही है। ठीक है विदुषी बेटा, तो एग्जाम में आ सकते हैं फॉर्म नंबर, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आ सकते।
चलिए, लॉ के बाद बेटा ऑडिट स्टार्ट होगा, ठीक है, लॉ के बाद ऑडिट स्टार्ट होगा, हमारे अंकित सर पढ़ाएंगे। चलिए, लेट मी रीड दिस। अब बस ये खत्म होने वाला है बेटा पॉइंट, मुझे नहीं लग रहा आज का टारगेट फिर कंप्लीट हो पाएगा। इस पॉइंट को अभी के लिए पेंडिंग लिख लेते हैं, अभी के लिए इसे पेंडिंग लिख लेते हैं। जी पॉइंट पर चलते हैं ताकि एक फ्लो में खत्म हो जाए। जी पॉइंट क्या बोलता है? ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे ही रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन मिलेगी, जैसे ही रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन मिलेगी और वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हां कंपनी को कन्वर्ट करने का एक जेन्युइन रीजन है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में भी डाल दिया, हमने अथॉरिटीज को भी भेज दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रीजनल डायरेक्टर एक ऑर्डर इशू करेगा। किस चीज का ऑर्डर करेगा? अप्रूवल ऑर्डर इशू करेगा। अप्रूवल जो कि अप्रूव करेगा कन्वर्जन ऑफ द कंपनी इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड। अगर रीजनल डायरेक्टर चाहे तो अप्रूवल देते हुए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूवल में लिख सकता है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर वो चाहे तो वो लिख सकता है। सर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेगा? तो वो कह रहे हैं वो केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लगानी है। लेकिन कंडीशन लगाते हुए, कंडीशन लगाने से पहले, अप्रूवल देते हुए अगर वो कोई कंडीशन लगा रहा है या अगर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है, कह रहा है यार तुम्हारे पास रीजन ही सही नहीं है, तो उस केस में हम कंपनी को क्या देंगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी यानी मौका देंगे ऑफ बीइंग हर्ड का। कौन देगा? रीजनल डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनी को एक मौका देगा अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। उसके बाद ही वो अप्रूवल में कंडीशन लगाएगा या उसके बाद ही वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। अगर अप्रूवल हो गया, अगर कंपनी को अप्रूवल मिल गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑन रिसीप्ट ऑफ द अप्रूवल, जैसे ही रीजनल डायरेक्टर से हमें अप्रूवल मिल जाएगा कंपनी को, कंपनी किसको बुलाएगी? दोबारा से मेंबर की जनरल मीटिंग को बुलाएगी। क्यों बुलाएगी? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने। बट इस बार स्पेशल रेजोल्यूशन किस चीज का पास होगा? पहले जो हमने एसआर पास कराया था वो था कि हम कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब जो एसआर पास करा रहे हैं वो करवा रहे हैं एमओए और एओए को चेंज करने के लिए, फॉर अमेंडिंग इट्स एमओए एंड एओए। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुराने एमओए और पुराने एओए है ना, वो किसके हिसाब से बने हुए हैं? सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से बने हुए थे। अब हमें दूसरी टाइप की कंपनी के हिसाब से बनाने हैं, इसीलिए जनरल मीटिंग 2 बार। तो इस प्रोसीजर में जनरल मीटिंग 2 बार बुलाई गई, एक स्टार्टिंग में जनरल मीटिंग बुलाई गई और एक एंड में जनरल मीटिंग बुलाई गई है। दोनों में ही मेंबर्स का एसआर पास कराया गया है, दोनों में ही मेंबर्स का एसआर पास कराया गया है। जैसे ही एसआर पास होगा तो कंपनी क्या करेगी? उसके बाद आरओसी को फाइल कर देगी। कंपनी उसके बाद क्या फाइल कर देगी? आरओसी के पास फाइल कर देगी अप्रूवल, एमओए, अमेंडेड एओए, और ये डिक्लेरेशन भी कि वो रीजनल डायरेक्टर ने जो कंडीशन लगाई है उसको आगे जाकर फुलफिल करेगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास आएंगे, आरओसी उस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी से हटाकर नॉर्मल कंपनी बना देगा और इशू कर देगा क्या? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक नई कंपनी का फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि अब ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं रही, और अब तो उसके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा ना, अगर वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं रही। जब तक सेक्शन 8 कंपनी थी तब तक उसके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा था, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद तो उसका लग जाएगा कि नहीं, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। चलिए अब चलते हैं मेन एफ पॉइंट पर। मेन चलते हैं बेटा एफ पॉइंट पर। एफ पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझने के लिए मुझे आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है? एक बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3, ठीक है? हर कंपनी को हम आगे जाकर एक चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर वाइज क्या बनाने पड़ते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, और उसको मेंबर से क्या करवाना पड़ता है? अप्रूव कराना पड़ता है। मेंबर से क्या कराना पड़ता है? अप्रूव कराना पड़ता है। मेंबर से अप्रूव होने के बाद हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं आरओसी के पास। किसके पास फाइल कर देते हैं? आरओसी के पास। यानी हर साल कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास फाइल करती है? आरओसी के साथ फाइल करती है। किसके पास फाइल करती है?
आरओसी के पास कंपनी हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है। अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हो तो बस एमसी की वेबसाइट पर जाओ, 100 रुपए पे करो और उस कंपनी के जितने भी पास्ट ईयर्स हुए हैं आप सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, चाहे फिजिक्स वाला वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही आरओसी के पास फाइल होते हैं वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और कोई भी 100 रुपए की फीस देकर आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पॉइंट जो है इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि देखो कंपनी तुम्हें जब तुम रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन जमा कराने जा रही हो उस टाइम पर तुम ये चेक कर लेना कि तुमने अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के साथ और सारे एनुअल रिटर्न, एक और एनुअल रिटर्न का सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 92, जिसमें आरओसी के साथ एनुअल रिटर्न फाइल होता है। हर साल एक रिटर्न जाता है एमजीटी 7 फॉर्म में, ठीक है। तो वो फाइल हो चुका हो तभी तुम रीजनल डायरेक्टर के पास जा सकते हो। सो कंपनी शुड हैव फाइल्ड ऑल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ने अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे एनुअल रिटर्न अप टू द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब अगर मैं इस साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 3 में एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं रीजनल डायरेक्टर के पास, तो लॉ कह रहा है इस कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न आरओसी के पास चले गए हो, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न आरओसी के पास चले गए हो, और पिछले भी सभी सालों के, यानी पिछले साल तक के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल होंगे। अगर नहीं होंगे तो तुम एप्लीकेशन जमा नहीं करा सकते। पहले तुम्हें यह सब फाइल करना पड़ेगा, सारी गलतियों को ठीक करना पड़ेगा, और तब तुम फिर रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे। तब तुम फिर किसके पास जाओगे? रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे, टू द रीजनल डायरेक्टर। एंड अगर कोई और रिटर्न भी इस एक्ट के अंदर तुम्हें फाइल करने को बोला था तो वो भी तुम्हारा सबमिट हो जाना चाहिए अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग विद द एप्लीकेशन विद रीजनल डायरेक्टर। यानी रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन जाओगे तो तुम साफ सुथरे होकर जाना, तुम्हारे ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। किस चीज का दाग धब्बा? कि तुमने यार रिटर्न ही फाइल नहीं कर रखे। तो एक कंप्लायंस वाली कंपनी ही जा सकती है, सारे बच्चे इस नोट को रीड करेंगे और मुझे बताएंगे ये नोट क्या कहना चाहता है। सारे बच्चे इंटरप्रिटेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आपको आती है, ठीक है, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आपको आती है उसके हिसाब से बताओ ये नोट में क्या लिखा हुआ है। मैंने तो पढ़ा था तो मैं 3 दिन नहीं सोया था बेटा, 3 दिन नहीं सोया था। मैंने जब पढ़ा तो मुझे 3 दिन नींद नहीं आई थी। युवराज कह रहा है मैं 4 दिन नहीं सोऊंगा। बेटा तुम्हारी तो नींद, अच्छा साइड हो जाऊं क्या यार? एक तो ये बड़ी दिक्कत है यार। हाँ, बच्चा कह रहा है चार्टेड अकाउंटेंट देखकर अच्छा लगा कि कहीं पर यहां पर फीस कमा सकते हैं, यहां पर हम पैसा कमा लेंगे भैया, यहां पर पैसा कमा लेंगे इस बंदे से, क्योंकि इसको हमारे पास आना पड़ेगा, हाँ अनस बेटा बिल्कुल सही कहा बेटा। इंटर में मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं। मजाक थोड़ा कम और पढ़ाई थोड़ी ज्यादा, क्योंकि सिलेबस भी तो बढ़ गया है ना बेटा। फाउंडेशन में सिलेबस कम था तो मजाक थोड़ा ज्यादा होता था। इंटर में गुरप्रीत सर मजाक नहीं करते हैं, आईसीआई बच्चों के साथ मजाक करता है।
चलिए आइए ट्राई करते हैं, लेट मी ट्राई टू इंटरप्रेट दिस लाइन। आइए आपके लिए एक बारी इंटरप्रिटेशन ट्राई करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूं। मान लो 1 अप्रैल, अब देखना, हां फील करना, जो मैं कहूंगा शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है, शब्दों पर ध्यान देना वरना कद्दू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 31 मार्च 2025, मान लीजिए मैं 10 दिसंबर को, ये जो कंपनी है ये कंपनी 10 दिसंबर 2024 को सेक्शन 8 कंपनी, 10 सेक्शन 8 कंपनी जो है वो रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन कर रही है, ठीक है, एप्लीकेशन कर रही है। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो आरओसी के साथ फाइल हो चुके होंगे, ठीक है, वो आरओसी के साथ क्या हो चुके होंगे? फाइल हो चुके होंगे, क्योंकि उसके बिना तो मैं एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकता था। ऊपर वाले पॉइंट में लिखा था कि भैया आरओसी के पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे लाइन को। लाइन क्या कह रही है? इन दी इवेंट, अगर एप्लीकेशन जो आपने करी है, कब करी है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पिछला फाइनेंशियल ईयर। मुझे बताओ यहां पर 3 मंथ, ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, यहां पर 3 महीने कहां पर खत्म होंगे? अप्रैल, मई और जून, यस और नो, यानी 30 जून। तो वो कह रहे हैं अगर आपकी एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर के पास जून के बाद फाइल हुई है, कौन से? 30 जून के बाद फाइल हुई है। ये 30 जून की डेट मैंने कैसे निकाली? पिछले फाइनेंशियल ईयर के एक्सपायर होने पर, एक्सपायर कहां हुआ होगा? 31 मार्च को, यहां से 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो 30 जून के बाद अगर फाइल हुई है, कौन से ईयर की? जिस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल हो चुकी है। आगे उन्होंने क्या कहा? जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो चुकी है, किसके साथ? आरओसी के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बनवानी पड़ेगी, क्या बनवानी पड़ेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पता है क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपको बैलेंस शीट बनवानी पड़ेगी, और बैलेंस शीट बनवा के किससे सर्टिफाई करवानी पड़ेगी कि वो एक सही बैलेंस शीट है? एक चार्टेड अकाउंटेंट से। किससे? एक चार्टेड अकाउंटेंट से आपको सर्टिफाई करवानी, यानी सिग्नेचर लेकर आने पड़ेंगे। आई सर्टिफाई दैट दिस फाइनेंशियल पोजीशन मेंशन्ड इन दिस इज करेक्ट, ठीक है, ओके सर। लेकिन ये कौन सी डेट की बैलेंस शीट होगी? ये कौन सी डेट की बैलेंस शीट होगी? ये बैलेंस शीट होगी मेरे बच्चा अप टू द डेट नॉट प्रीसीडिंग 30 डेज ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। यानी हमने एप्लीकेशन कब फाइल करी? 10 दिसंबर को। तो ये बैलेंस शीट 30 डेज, मतलब 10 दिसंबर से 30 डेज कैलकुलेट करना यार, उल्टे 30 डेज कैलकुलेट करके बताएगा कोई? इसके पीरियड के बीच की बैलेंस शीट होनी चाहिए, यानी एकदम लेटेस्ट गरम गरम बैलेंस शीट हम मांगेंगे। यानी कम से कम जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी उसके 30 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके कहां पर होनी चाहिए? 30 डेज के अंदर लाइन करनी चाहिए। मतलब 9 दिसंबर की बैलेंस शीट चलेगी, 9 दिसंबर की बैलेंस शीट चलेगी, 8 दिसंबर की बैलेंस शीट चलेगी, 7 दिसंबर की बैलेंस शीट चलेगी, ठीक है। तो जो भी डेट आप, मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा, टाइम लगेगा, बट जो भी डेट आएगी उन 30 डेज के अंदर की बैलेंस शीट आपको बनवा के चार्टेड अकाउंटेंट से साइन करवा के आरडी को देनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक है
अगर सेक्शन 8 कंपनी गड़बड़ करे तो क्या सेक्शन 8 कंपनी की वाट लगा देनी चाहिए कि नहीं? अगर सेक्शन 8 कंपनी कर दे गड़बड़, क्या कर दे? गड़बड़। गड़बड़ गड़बड़ कैसे कर सकती है बच्चों सेक्शन 8 कंपनी? गड़बड़ कैसे कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी? सबसे पहला, अगर सेक्शन 8 कंपनी कर रही है कॉन्ट्रावेन। क्या कॉन्ट्रावेन कर रही है? कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है तोड़ना। क्या कॉन्ट्रावेन कर दिया? सेक्शन 8 ही तोड़ दिया। कैसे? मेंबर्स को डिविडेंड देना अलाउड नहीं था, दे दिया। एमओए को चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था, नहीं लिया, कर दिया चेंज। तो अगर सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 8 को ही कॉन्ट्रावेन कर दे, गड़बड़ कर रही है कि नहीं? यस सर। और क्या गड़बड़ कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी कॉन्ट्रावेन कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी कॉन्ट्रावेन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इसे लाइसेंस दिया होगा, तो लाइसेंस देते हुए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कंडीशंस लगाई थी, वो कंडीशन को अगर ये फॉलो नहीं कर रही, यानी कॉन्ट्रावेन द कंडीशंस मेंशन्ड इन द लाइसेंस, मेंशन्ड इन द लाइसेंस, ये गड़बड़ कर सकती है ना? तीसरी गड़बड़ क्या कर सकती है? ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। और कंपनी कर रही है चरस गांजे का धंधा। चरस गांजा मेरे को प्यारा चरस गांजा, मम्मी बोले मत कर मत कर, पापा बोले मत कर मत नहीं, हाँ मतलब गलत काम कर रही है, यानी कॉन्ट्रावेन कर रही है। क्या कॉन्ट्रावेन कर रही है? कॉन्ट्रावेन बोलो या वॉयलेट बोलो, एक ही बात है। वॉयलेट कर रही है क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी में कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था उसे फुलफिल नहीं कर रही है, उसे फुलफिल नहीं कर रही है। या हो सकता है ये कंपनी क्या कर रही होगी? ये कंपनी जो है फ्रॉड कर रही होगी। कंपनी में फ्रॉड भी हो सकता है, कंपनी एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही हो तो भी गड़बड़ चल रही है। हो सकता है कंपनी कोई ऐसा काम कर रही हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। आप इसको बोलो, चाहे तो लिख लो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, या लिख लो प्रीजुडिस। प्रीजुडिस की स्पेलिंग कौन गलत लिखता है? वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। प्रीजुडिस टू पब्लिक इंटरेस्ट। सर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब भाई जनहित, जनहित, जनहित के अगेंस्ट काम कर रही है। टेररिस्ट, जो पैसा आ रहा है टेररिस्ट को फंडिंग चल रही है, क्या टेररिस्ट को फंडिंग करना पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है या पब्लिक इंटरेस्ट के बाहर है? पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है। सो पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कंपनी इनमें से कोई गड़बड़ करती हुई पाती गई तो इसके ऊपर क्या लेंगे? ये तो रीजंस हैं, ये तो रीजंस है जो कंपनी गड़बड़ कर रही है, लेकिन एक्शन क्या लेंगे? अब आते हैं एक्शन पर। एक्शन, दो तरह के एक्शन होंगे बेटा, दो तरह के क्या होंगे? एक्शन होंगे। एक एक्शन होगा रिवोक कर देंगे। क्या रिवोक कर देंगे? लाइसेंस रिवोक कर देंगे। रिवोक का मतलब होता है विड्रॉ करना। रिवोक का मतलब क्या होता है? विड्रॉ करना। लाइसेंस रिवोक करके इसको नॉर्मल कंपनी बना देंगे, इसको नॉर्मल कंपनी बना देंगे, और इनके ऊपर फाइन, फाइन और पेनल्टी, फाइन नहीं, फाइन और पेनल्टी, फाइन और पेनल्टी अलग लगेगी। कितनी लगेगी वो पढ़ेंगे, फाइन और पेनल्टी अलग लगेगी, ठीक है? ओके, तो रिवोक कर देंगे लाइसेंस को, लाइसेंस को रिवोक कर देंगे, यानी ये सेक्शन 8 कंपनी से ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? नॉर्मल कंपनी बन जाएगी। दूसरा, प्लस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि यार ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, ऐसी कंपनी को हम चलने नहीं दे सकते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इस कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकता है, या इस कंपनी को अमलगमेट, अमलगमेट का मतलब होता है मर्ज करना, ठीक है? अमलगमेट का मतलब होता है मर्ज करना, लेकिन जो मर्जर होगा वो किसके साथ होगा? विद अनदर सेक्शन 8, with another section 8 company having similar objectives। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अगर सेक्शन 8 कंपनी गड़बड़ करती है, कौन कौन सी गड़बड़ करती है वो मैंने इस तरफ लिख दिया। गड़बड़ करी तो एक्शन क्या होगा? लाइसेंस छीन लेंगे। लाइसेंस छीनने से काम नहीं चला, ऐसी कंपनी को तो बंद ही कर देना चाहिए, बंद कर देंगे। नहीं, ऐसी कंपनी को बंद नहीं कर सकते, ऐसी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट कर देना चाहिए, अमलगमेट कर देंगे, ठीक है? और फाइन और पेनल्टी अलग लगाई जाएगी। फाइन और पेनल्टी कितनी होगी वो अभी हम पढ़ेंगे,
आई होप यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया ये चार्ट, और यही चार्ट आगे आपका मॉड्यूल में मेंशन्ड है। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देकर लाइसेंस, सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकती है यानी विड्रॉ कर सकती है। लेकिन ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ए सुनना, देख यार, सुन मेरी बात सुन ले, सुन तो ले, ये जो पावर है ना, ये पावर, टाइम नहीं है मेरे पास, ये भी काम मैं रीजनल डायरेक्टर को दे दिया। लाइसेंस रिवोक कौन करेगा? रीजनल डायरेक्टर। मेरे पास टाइम नहीं है, तो पावर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे रीजनल डायरेक्टर को दे दी। ये बिल्कुल वैसा है बेटा, जैसे मम्मी आपको बोलती है घर पे कि जाकर बेटा गर्मियां आ गई है, पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख दे, लेकिन आप ठहरे एक नंबर के कामचोर, है ना, तो आपने अपने छोटे भाई को बोला कि नौकर जा, जाकर क्या कर, रख दे पानी की बोतल। सुना नहीं क्या तूने मम्मी ने क्या कहा? बस ये बिल्कुल वैसा है कि पार्लियामेंट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट तुम रिवोक करोगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये रीजनल डायरेक्टर। देख लेना, ठीक है, ओके सर। तो कब कब रिवोक कर सकते हैं, उसके रीजंस ये रहे। सर आपने तो 5 रीजन बताए थे, यहां तो 2 ही रीजन मेंशन है बेटा, 5 मेंशन है सिर्फ 2 लाइन के अंदर, 5 मेंशन है 2 लाइन के अंदर। देखो, अगर कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, रीजन नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, रीजन नंबर 1, अगर सेक्शन 8 को कॉन्ट्रावेन करती है। दूसरा, अगर वो कॉन्ट्रावेन करती है कंडीशंस को, कौन सी कंडीशंस को? जिसके बेसिस पर उसे लाइसेंस दिया था, रीजन नंबर 2। फिर अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्रॉड्यूलेंटली करा जा रहा है, रीजन नंबर 3। अगर कंपनी का बिजनेस जो है वो वायलेट कर रहा है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को, रीजन नंबर 4। अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो पब्लिक इंटरेस्ट का प्री जुडिशियल यानी अगेंस्ट चल रहा है, रीजन नंबर 5। देखो 5 रीजन लिखे हैं, बस 2 लाइन में लिख दिए, अलग अलग नहीं लिखे, उनके पास पेपर बचाना था उन्हें। तो 5 रीजन है जिसकी वजह से सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर जो है छीन सकता है। जैसे ही लाइसेंस छीनेगा, है ना, तो आरओसी क्या करेगा? अब ये सेक्शन 8 कंपनी रही कि नहीं रही? नहीं रही ना, लाइसेंस चला गया ना, तो इस कंपनी के आगे, नाम के आगे लिमिटेड वर्ड ऐड कर देंगे या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर देंगे। कहां पर ऐड करेंगे? अरे वही रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। सर ये कैसे पता चलेगा इस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड ऐड करूं या प्राइवेट लिमिटेड? गुड क्वेश्चन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर वो 3 कंडीशंस मेंशन होंगी तो प्राइवेट लिमिटेड लगा देना, ठीक है, और अगर वो कंडीशन मेंशन नहीं होगी तो लिमिटेड लगा देना, यही करना है, ठीक है। लेकिन क्या लाइसेंस कैंसिल करने से पहले हमें सेक्शन 8 कंपनी को एक मौका नहीं देना चाहिए अपनी बात रखने का? बिल्कुल देना चाहिए। सो वही बात है बेटा, बिफोर रिवोकेशन करने से पहले हम कंपनी को रिटर्न नोटिस देंगे। क्या रिटर्न नोटिस देंगे कि देख हम तेरा लाइसेंस रिवोक करने जा रहे हैं, अगर हम तुझे एक मौका दे रहे हैं, अगर तू इस मैटर में कुछ अपने हित में कहना चाहती है तो कह दे, क्या पता हमारा मूड डिसीजन बदल जाए, क्या पता हमारा डिसीजन बदल जाए। लेकिन अगर तू कुछ पुख्ता नहीं कह पाई, कुछ सटीक नहीं कह पाई, तो फिर तो तेरा लाइसेंस गयो। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है लाइसेंस रिवोकेशन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है यार लाइसेंस तो छीन लिया, लेकिन लाइसेंस छीनने से कुछ नहीं होगा, इस कंपनी के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्या करना पड़ेगा? या तो इस कंपनी को हम वाउंड अप कर देंगे या तो इस कंपनी को हम अमलगमेट कर देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेटा वो भी पावर है। अगर लाइसेंस कैंसिल करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, किस चीज से सेटिस्फाइड है? उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देकर ऑर्डर पास कर सकती है। किस चीज का ऑर्डर पास कर सकती है? कि इस कंपनी को हम क्या कर देंगे, वाउंड अप कर दिया जाए, इस कंपनी को वाउंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। और दूसरा ऑप्शन क्या है?
इस कंपनी को अमलगमेट कर सकते हैं। बट अमलगमेट कौन सी कंपनी से होगी? ये कंपनी अमलगमेट होगी अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। यानी हम जो अमलगमेशन करेंगे वो नॉर्मल कंपनी के साथ नहीं, एक ऐसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ करेंगे जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जिसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कर सकती है। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को समझने के लिए, एक्सेस एसेट्स के पॉइंट को समझने के लिए, मान लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाउंड अप का ऑर्डर दे दिया, वाउंड अप का ऑर्डर दे दिया मतलब वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, तो हम क्या करेंगे? वाइंडिंग अप से क्या होता है? एसेट्स को सेल करते हैं और क्रेडिटर को पे करते हैं, यस और नो, लाइबिलिटीज को पे करते हैं, यही तो होता है वाइंडिंग अप में। और फिर कंपनी बंद हो जाती है, लाइबिलिटीज को पे करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इस कंपनी के एसेट्स थे 1000 करोड़ के, इस कंपनी की लाइबिलिटीज, अब शिवम प्लीज यार ये मत कहना तुम्हारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, प्लीज यार प्लीज देखो, है ना, और लाइबिलिटीज थी 300 करोड़ की। तो ये जो 700 करोड़ बचा है, ये जो एसेट्स में से लाइबिलिटीज पे करने के बाद भी ये जो पैसा बच गया, क्या ये पैसा मेंबर्स को दे दे? क्या अरे मेंबर्स क्या देखो 700 करोड़ तुम्हारे लिए नहीं, अबे उन्हें डिविडेंड नहीं देते तो ये 700 करोड़ क्या कद्दू देंगे? ना ना ना, ये 700 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? लॉ ने कहा इन 700 करोड़ के एसेट्स को या तो किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे देंगे, या तो किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे देंगे, या हम ट्रांसफर कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड, यही बात यहां पर लिखिए। आइए, अगर एक्सेस एसेट्स मतलब जो एसेट्स ज्यादा थे ऑन दी वाइंडिंग अप डिसॉल्यूशन के केस में, आफ्टर दी सेटिस्फेक्शन मतलब हमने कंपनी के सारे डेट्स पे कर दिए, हमने कंपनी के सारी लाइबिलिटीज पे कर दी, फिर भी सेक्शन 8 कंपनी के एसेट्स बच गए, तो इन एसेट्स का क्या किया जाएगा? इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा किसके पास? अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 8 कंपनी को ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन वो सेक्शन 8 कंपनी के क्या होने चाहिए? सिमिलर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। लेकिन ये जब कंपनी ट्रांसफर करेगी ना, जब ये एसेट्स नई कंपनी को ट्रांसफर होंगे, अगर कोई कंडीशन एनसीएलटी लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। सर एकदम से बीच में एनसीएलटी कैसे आ गया? बेटा वाइंडिंग अप का जो पूरा प्रोसीजर है उसे कौन देखता है? ट्राइब्यूनल देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सिर्फ ऑर्डर पास किया कि इस कंपनी का वाउंड अप कर दो, लेकिन प्रोसीजर, इस एक्ट के अंदर प्रोसीजर जो है वो कौन फॉलो कर रहा है? एनसीएलटी, इसीलिए एनसीएलटी यहां पर बीच में आया, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है इन 700 करोड़ के एसेट्स को बेचो, जितना पैसा आए प्रोसीड्स देयर ऑफ, मतलब इन्हें बेच के जितनी पैसा आए उन्हें क्रेडिट कर दो। कहां क्रेडिट कर दो? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में। किसका फंड है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन से एक्ट के अंदर यह फंड बनाया गया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के सेक्शन 224 के अंदर यह फंड बनाया गया है, वहां यह पैसा चला जाएगा, वहां यह पैसा चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यह बोलता है कि आप कंपनी को अमलगमेट कर सकते हो किसी और सेक्शन 8 कंपनी में हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन यहां पर सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर आपकी कंपनी में फ्रॉड पाया जाता है, अगर आपकी कंपनी में, अगर मान लो ये सेक्शन 8 कंपनी 1 है जहां पर फ्रॉड चल रहा था, तो हमने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि हम इसे अमलगमेट कर रहे हैं, किसके साथ अमलगमेट कर रहे हैं? सेक्शन 8 कंपनी 2 के साथ। तो जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी राइट्स, जितनी भी ड्यूटीज, जितने भी प्रिविलेजेस होंगे, वो सारी चीजें, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑर्डर में डिसाइड कर देगा कि क्या क्या राइट्स ड्यूटीज क्या होंगी, सब कुछ उसके ऑर्डर में डिटेल्ड लिखा होगा। और एक्ट के अंदर कुछ भी लिखा हो भूल जाओ। हम किसको फॉलो करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के पास क्या होगा? ओवरराइडिंग अफेक्ट होगा। कौन सा अफेक्ट होगा बेटा? ओवरराइडिंग अफेक्ट होगा। ओवरराइडिंग अफेक्ट होगा। तो यही बात उन्होंने आगे लिखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ओवरराइडिंग इफेक्ट्स रखेगा, जो वो कहेगा वो फॉलो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर में कुछ लिख दिया तो वो फॉलो होगा। तो अमलगमेशन में जो नई एंटिटी बनेगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी पावर्स होंगी, कौन सी राइट होंगी, कौन सी प्रिविलेजेस होंगी, क्या लायबिलिटी होगी, सब कुछ कहां मेंशन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में मेंशन होगा और वही फॉलो किया जाएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में है कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, उसे हम फॉलो करेंगे, उसे हम फॉलो करेंगे। और अब लास्ट पॉइंट आता है, यहां पर हमने कंपनी के साथ तो कर लिया, यहां पर हमने कंपनी के साथ तो कर लिया। लास्ट पॉइंट आता है फाइन और पेनल्टी का। लास्ट पॉइंट किसका आता है बेटा? फाइन और पेनल्टी का। इस कंपनी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसके ऊपर फाइन भी लगाई जाएगी और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। कितना फाइन और कितना पेनल्टी है? पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 8 आपको दी गई है। सबसे पहला, कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया, कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया, कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा? कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। कितना? 10 लाख रुपए मिनिमम, 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़। देख रहे हो, ये फाइन है 1 लाख से 1 करोड़ रुपए, मिनिमम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का क्या लग जाएगा? फाइन लग जाएगा। फाइन लग जाएगा इस कंपनी के ऊपर। और कंपनी के ऊपर तो लगेगा ही, कंपनी के डायरेक्टर और वो हर ऑफिसर जिसकी गलती थी, जिसने डिफॉल्ट किया था, उस पर भी फाइन लगेगा। कितना? मिनिमम 25,000, मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 25 लाख रुपए लगेगा। एंड अगर प्रूफ हो जाता है, अगर यह प्रूफ हो जाता है कि कंपनी बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रही थी, कंपनी बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रही थी, तो हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सेक्शन 447 भी लगा दिया जाएगा। यानी लाइसेंस रिवोक हो रहा है, अलग हो रहा है, अमलगमेशन बाउंडिंग अप चल रहा है, फाइन पेनल्टीज अलग चल रही हैं, फाइन पेनल्टीज अलग चल रही हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी में क्या कर दोगे? गड़बड़ कर दोगे। तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, इस चार्ट को एक बार देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेम चीज चार्ट में उन्होंने मेंशन करी हुई है। इस चार्ट को बस एक बार देख लो। अगर सेक्शन 8 कॉन्ट्रावेन करता है, मतलब वो 5 रीजन में आता है, तो लाइसेंस रिवोक होगा, पनिशमेंट लगेगी वो अलग। मयंक अस्थाना, ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है? ओवर राइडिंग का मतलब होता है किसी चीज को सुपरसीड कर जाना। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर कुछ और कह रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, तो वो कह रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को ज्यादा पावर दी गई है। सर ये कद्दू चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है? बेटा ये कद्दू चैप्टर जो है ये कैरी करता है, आप ये मान लो, नहीं बताया, आईसीआई ने नहीं बताया। आईसीआई चैप्टर वाइज बताती ही नहीं है, आईसीआई चैप्टर वाइज नहीं बताती है, आईसीआई ग्रुप ऑफ चैप्टर वाइज बताती है। ठीक है, बट ये मान के चलो ये 8 मार्क्स तक तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं नमन बेटा, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है नमन।
चलिए 20 मिनट है, 20 मिनट है। एक सेक्शन 9 तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है, कसम वाली बात है, कसम वाली बात है। एक कुछ नोट्स दिए हुए हैं, चलिए आइए इसको खत्म करते हैं और फिर सेक्शन 9 पर चलेंगे। सेक्शन 9 तो बेटा स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है, 8 चलता रहता है, 9 स्टार्ट हुआ खत्म हो जाएगा। अबे यार ये क्या था। चलो आइए, कुछ एडिशनल रीडिंग आपको दी हुई है। अब देखो यार, ये जो एडिशनल रीडिंग होती है ना, बड़ी डाउटफुल होती है। लिखा हुआ है एडिशनल रीडिंग। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये एडिशनल रीडिंग है तो क्या ये हमसे पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी। आप समझ रहे हो, एडिशनल का मतलब है कि बच्चों हमने तुम्हें दे दिया पढ़ लो, लेकिन इंस्टीट्यूट कहेगा मैंने सिलेबस में डाल दिया है तो तेरे को पढ़ना तो पड़ेगा, तेरे को पढ़ना तो पड़ेगा। तो बता नहीं रहा क्लियरली कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए दी है, पेपर में पूछेगा कि नहीं वो नहीं बताया। लिख देता कि सर एडिशनल है, पेपर में नहीं पूछूंगा, लेकिन लिखा ही नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी को बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। क्या रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे सबसे पहली रिलैक्सेशन है, देखो अगर एक नॉर्मल कंपनी जनरल मीटिंग बुलाती है, अगर एक नॉर्मल कंपनी जनरल मीटिंग बुलाती है तो उसे अपने मेंबर्स को 21 दिन पहले बताना होता है। कितने दिन पहले बताना होता है, 21 दिन पहले बताना होता है, ठीक है। नॉर्मल कंपनी अपने मेंबर्स की जनरल मीटिंग को बुलाने के लिए एक रिटर्न नोटिस देती है सभी मेंबर्स को, उसके लिए उसे मिनिमम मीटिंग से 21 दिन पहले बताना होता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को कहा नहीं नहीं, तुम्हारे लिए 21 दिन नहीं है, तुम्हारे लिए 14 डेज है। तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें 14 डेज पहले बताना है। अगर तुम 14 डेज पहले बता दोगे ओके। दूसरा है बेटा, दूसरा है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम डायरेक्टर 15, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 3 और मैक्सिमम डायरेक्टर 15, ये पढ़ा था। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट मैंने आपको बताया था। यहां उन्होंने कहा कि सेक्शन 8 कंपनी, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है ना, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है ना, तुम्हें लगेगी नहीं, तुम्हें लगेगी नहीं। मतलब तुम्हारे केस में अगर तुम एक पब्लिक कंपनी हो, तुम्हें 3 डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, ना ना, मिनिमम जो है तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं करी। एक और टॉपिक आ गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। वाह सर क्या बताया, मतलब जिसका कंपनी से एग्जैक्टली कोई लेना देना नहीं है, मतलब जिसका कंपनी में ना ही कोई शेयर होल्डिंग है, ना ही कंपनी के अंदर कोई और इंटरेस्ट है। वो सिर्फ कंपनी में इसलिए रखा जाता है ताकि वो नजर रख सके कि बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही कर रहे हैं कि नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा क्या करेगा, सभी शेयर होल्डर्स के लिए सही डिसीजन लेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो वहां पर मुकेश सर जो है ना, मान लो मुकेश सर है और मुकेश सर की फैमिली के मेंबर डायरेक्टर हैं, वो लोग हमेशा अपना फायदा देखेंगे, वो सारे शेयर होल्डर का फायदा नहीं देखेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे। तो वो हमेशा इस तरह के डिसीजन लेंगे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे, एक ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे जिसका डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ कंपनी से अपनी सैलरी लेता है और कंपनी में इंडिपेंडेंटली काम करता है, ना कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठा है, ना ही वो कंपनी के प्रमोटर्स का रिलेटिव है, दूर दूर तक उसका कंपनी से कोई नाता नहीं है, सिर्फ काम करने जाता है और उसकी सैलरी लेता है, तो वो पर्सन उस डिसीजन को अगर लगेगा कि नहीं यार ये गलत है, तो वो क्या करेगा, उसे रिजेक्ट करेगा। तो ये जो चीज है, कह रहे सेक्शन 8 कंपनी, नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियों को रखना पड़ता है, एक लिमिट दी हुई है, उन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी, ये सेक्शन 8 कंपनी, तुझे डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं रखी, तो तुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या रखेंगे। जा तुझे माफ किया सर मुझे ना डिटेल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाना है सर, मुझे ना नींद नहीं आएगी सर रात को जब तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिल्कुल डिटेल में। बेटा सीए फाइनल में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिटेल में, तो मैं आपको बता दूंगा कि कंपनीज एक्ट में कहां है वो डिटेल में, आप उसे आराम से बैठ के डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा, सिमिलरली ये वाले प्रोविजंस भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कुछ कंपनीज को नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी बनानी पड़ती है
और कुछ कंपनीज को शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी मैंडेटरी होती है, सिर्फ कुछ कंपनीज को। लेकिन यहां पर सेक्शन 8 कंपनी को यह कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक इनका भी बता देता हूं, ठीक है। नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी का नाम क्या समझ आ रहा है? रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी डिसाइड करने के लिए बनाई जाती है, वो नॉमिनेट करने के लिए बनाई जाती है। और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी किस लिए बनाई जाएगी? शेयर होल्डर्स की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व करने के लिए शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाई जाती है। और ये सारी कंपनियां नहीं बनाती, कुछ कंपनीज हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल इससे ज्यादा होगी, जिनका टर्नओवर इससे ज्यादा होगा, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को यह कमेटी बनानी पड़ती है। लेकिन लॉ ने कहा सेक्शन 8 कंपनी तुम्हें ये कमेटीज बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बस इतना याद रखेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी को 21 दिन का नोटिस। देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि हम उसे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट डिटेल में आप लोग कहां पढ़ेंगे? सीए फाइनल के सिलेबस में। बट आप इतना याद रख लीजिए सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, अगर बाई चांस एमसीक्यू आ गया, आना तो नहीं चाहिए, एडिशनल रीडिंग बोला है तो, बट अगर बाय चांस आ गया तो आप बस इतना याद रख लीजिए 21 दिन की जगह 14 दिन। डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सेक्शन 8 कंपनी को बनानी नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेक्शन नंबर 9। सर आपने तो सेक्शन नंबर 9 अपने मॉड्यूल में कट कर रखा है, मतलब ये हमें पढ़ना नहीं है क्या? पढ़ना है बेटा। तो फिर सर आपने कट क्यों कर रखा है? बिकॉज बेटा ये आपको नीचे दिए गए चार्ट से रीड करना है। अब आप चाहो तो पैराग्राफ से भी रीड कर सकते हो, आप चाहो तो चार्ट से भी रीड कर सकते हो, बट दोनों में सेम ही चीज लिखी है। एक में चार्ट फॉर्म में लिख दिया, एक में पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। मैंने क्योंकि आपके नोट्स में चार्ट डाला है, इसलिए मैंने आपको यहां भी बोल दिया कि आप नोट से देख सकते हो। सेक्शन 9 कुछ भी बड़ी बात नहीं बताता, ये सेक्शन 9 जो है ना, ये सिर्फ आपको वो बताता है जो आप पहले से जानते हो। सर क्या बताता है सेक्शन नंबर 9? जो आप पहले से जानते हो। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, उसके अंदर एक डेट मेंशन होती है। कौन सी डेट? उसके अंदर एक डेट मेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी बर्थडे डेट, कंपनी की बर्थडे डेट। तो सेक्शन 9 कहता है इस डेट से, इस तारीख से, जो उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है, उस तारीख से जन्म होगा। किसका जन्म होगा? एक बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म होगा। कौन से बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म होगा? अरे भाई जो कंपनी तुमने बनाई है उसका जन्म होगा। अगर तुमने एबीसी लिमिटेड बनाई है तो एबीसी लिमिटेड का जन्म होगा। तुमने XYZ प्राइवेट लिमिटेड बनाई है तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड का जन्म होगा। तुमने पीडब्ल्यू फाउंडेशन बनाई है तो पीडब्ल्यू फाउंडेशन का जन्म होगा। उस दिन एक बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म होगा, जिसका नाम क्या होगा? उस बॉडी कॉर्पोरेट का नाम क्या होगा? वो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। और ये बॉडी कॉर्पोरेट वो सारे एक्ट कर सकती है जो एक कंपनी इस एक्ट में कर सकती है। जैसे कि वो प्रॉपर्टी को बाय कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, वो केस फाइल कर सकती है, उस पर भी केस फाइल हो सकता है। ये सारी चीजें। और इस बॉडी कॉर्पोरेट की क्या होगी? परपेचुअल सक्सेशन होगी। ये बात भी बेटा कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 9 में लिखी है, सेक्शन नंबर 9 में। तो सेक्शन नंबर 9 यही बोलता है बेटा, देखो, सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम, जो कंपनी के क्या बनेंगे? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम क्या बनते हैं? कंपनी के फर्स्ट मेंबर, सबसे पहले मेंबर कंपनी के यही बनते हैं। उसके बाद कंपनी के मेंबर चेंज होते रहते हैं। एंड ऑल अदर पर्संस, यानी इनके अलावा जो भी पर्सन टाइम टू टाइम कंपनी का मेंबर बनेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सी डेट से? इनकॉर्पोरेशन की डेट, जो कहां मेंशन होगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होगी। उस दिन, ये बिकम की स्पेलिंग क्यों गलत लिखी है? हां, वो बिकम क्या बन जाएगा? एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। किस नाम से बॉडी कॉर्पोरेट बनेगा? उस नाम से जो उसके एमओए में मेंशन होगा। और ये बॉडी कॉर्पोरेट अपने नाम से, इसके पास पावर है
किस चीज की पावर है? खरीदने की, होल्ड करने की, बेचने की। क्या चीज को? किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो। इसके पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने की, इसके पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने की, इसके पास पावर है स्यू करने की, इसके पास पावर है कि कोई इस पर भी स्यू कर दे और इस बॉडी कॉर्पोरेट का क्या होगा? परपेचुअल सक्सेशन होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा। और ये बॉडी कॉर्पोरेट वो सारे काम कर सकती है, ये बॉडी कॉर्पोरेट वो सारे काम कर सकती है जो एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इस एक्ट के अंदर कर सकती है। यही बात बस सेक्शन 9 में लिखी है बेटा। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, चलिए आगे अब चलूं या सेक्शन 4 स्टार्ट कर दूंगा या रहने दूं? सारे बच्चे बताओ, क्या सेक्शन 4 स्टार्ट कर दूं? नहीं सर, सेक्शन 4 स्टार्ट मत करिए। एक क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे दीजिए। और आज क्या क्या कर लिया, चलो कोई बात नहीं, आज हमने क्या क्या कर लिया है? आज हमने कर लिया बेटा सेक्शन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया और सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 हम कल से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 4 अब हम कल से एक प्यारे से मूड से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क दे दीजिए, रिटर्न होमवर्क दे दीजिए। आइए, न न न पहले ये बता दो नोट्स में क्या लिखना है। हाँ सर, नोट्स में क्या लिखना है ये बता दीजिए, चलिए फिर होमवर्क दे दीजिएगा। ओके बेटा, आइए नोट्स में बेटा आपको लिखना है, एक तो सेक्शन 8 लिखना है नोट्स में, ठीक है। एक तो सेक्शन 8 लिखना है नोट्स में पूरा, यहां तक, यहां तक। और ये कन्वर्जन भी लिखना है, सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन भी लिखना है। ओके, उसके बाद हमें लिखना है सेक्शन नंबर 9, बस यहां तक आपको लिखना है, यहां तक। सेक्शन नंबर 9 कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अदर काइंड ऑफ कंपनी, और सेक्शन नंबर 8, ठीक है। तो ये चार्ट पूरा बना लेना यहां तक, और कल से फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए राइटिंग सेशन का मैंने आपको बता दिया है। हाँ सर, राइटिंग सेशन का आपने बता दिया था, होमवर्क रह गया है, होमवर्क बता दीजिए। ओके, फाइनल क्वेश्चन बैंक, इसमें आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा राइटिंग प्रैक्टिस में, क्वेश्चन नंबर 5। वीकली टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे उसका बेटा प्लानर आ जाएगा, अभी प्लानर बना नहीं है, आपके पास प्लानर आ जाएगा, ठीक है। प्लानर वाइज आएंगे, जैसे एक बार प्लानर आ जाएगा। और लॉ का जो प्लानर होता है वो थोड़ा सा मैं डिले चलाता हूं, उसका रीजन है, ऐसा नहीं होगा कि आज चैप्टर खत्म हुआ अगले हफ्ते टेस्ट हो गया, नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा थोड़ा लर्निंग के लिए, तो प्लानर उसी हिसाब से बनाया जाएगा। हाँ चलिए, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और गाल मोटा सा, तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना। चलिए, टाटा बाय बाय।